Standard 10, Science and Technology Part 2. My dear students, here we are going to continue the first chapter of Science 2, Heredity and Evolution. In this video, we are going to cover the three topics, that is transcription, translation and translocation. ये सीखने से पहले हमको ये देखना है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये तीनों प्रोसेस ये किसके लिए हो रहा है. हमारे बॉडी के लिए या लिविंग थिंग्स के बॉडी में कुछ प्रोटीन की ज़रूरत है, जो प्रोटीन के मदद से हमारा पूरे बॉडी का फंक्शन डिपेंडेंट रहता है. हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, फंक्शनिंग किस तरह होना चाहिए, हम किस तरह दिखना है, हमारे पेरेंट्स का क्वालिटी में से क्या क्या क्वालिटी हमें मिलना है, और हमारे बॉडी में क्या एंजाइम प्रोड्यूस होना है, ये सब भी कुछ इसी पर डिपेंडेड है, ये प्रोटीन पर. तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है सेल के अंदर डीएनए के मदद से. ओके, सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड. हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत है. ऑल दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी. ये सभी प्रोटीन बॉडी के अंदर ही बना जाता है. Genes in the form of DNA participate in this protein synthesis with the help of RNA. हमारे बॉडी में जो जीन्स है, वो जो डीएनए का एक हिस्से को हम जीन्स कहते हैं. जीन, डीएनए का वो हिस्सा जो एक पर्टिकुलर काम करता है, उतना पार्ट को जीन कहते हैं. तो डीएनए, जीन के फॉर्म में जो डीएनए है, वो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए. आरएनए के मदद से डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए. तो किस किस्म का प्रोटीन बनाना है, वो पूरे इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होता है. यहाँ पर हमें और एक टर्म पढ़ने को मिलता है, दैट इज सेंट्रल डॉग्मा. ये सेंट्रल डॉग्मा मतलब क्या है, जो डीएनए के मदद से आरएनए के मदद से डीएनए जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोसीजर को कहते हैं, वो पूरे प्रोसीजर को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा. द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए, प्रोटीन का बनाने का जो प्रोसीजर बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए, आरएनए के मदद से, इसे कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा. इनडायरेक्टली कहा जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दोनों को मिलाकर बोलो सेंट्रल डॉग्मा हो जाता है. तो उससे पहले हम डीएनए और आरएनए के बारे में हल्का छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स विथ 2 स्ट्रैंड्स. ये हमने ऑलरेडी देखा है, जो ट्विस्ट किए हुए एक लैडर की तरह दिखता है, वो शेप को हेलिक्स शेप कहते हैं. डबल स्ट्रैंड है उसमें. ईच स्ट्रैंड इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड. हर एक स्ट्रैंड किससे बने हुए? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. अलग अलग जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं? फॉस्फोरिक एसिड से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से. ये भी मैंने पहले के वीडियो में दिया हुआ है. अभी ये जो नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम डिटेल में देखते हैं. नाइट्रोजनस बेस 2 तरीके के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस. एक होता है प्यूरिन्स, दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स. प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स. अब ये प्यूरिन्स में 2 टाइप के होते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन. और पायरिमिडिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज साइटोसिन और थाइमिन. प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड ग्वानिन. पायरिमिडिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, साइटोसिन एंड थाइमिन. डीएनए के अंदर इसका ये जो बेसिस का यानी नाइट्रोजनस बेसिस का पेयरिंग में रहता है, पेयर यानी जोड़ी बनकर रहता है. तो कौन से नाइट्रोजनस बेस किसके साथ पेयरिंग करता है, वो हमें जानना है. एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं. एडेनिन थाइमिन के साथ A2T. साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलते हैं. साइटोसिन ग्वानिन के साथ C विथ G. यहाँ ये देखो डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया. एडेनिन को ब्लू कलर से दिखा हुआ है, थाइमिन को येलो कलर से, ग्वानिन को ग्रीन कलर से और साइटोसिन को रेड कलर से दिया है. और आप देखो पूरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप जितने भी स्ट्रैंड में जितने भी न्यूक्लियोटाइड के जो बेस है, बेस का जोड़ी देख सकते हो आप, बेस पेयर्स. ब्लू वाला हमेशा किससे जुड़े हुए हैं? ब्लू वाला
वाला येलो वाले से, यानी एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे से जुड़े हैं, स्टार्टिंग से एंड तक आप चेक कर सकते हो। ग्वानिन साइटोसिन के साथ, यानी ग्रीन और रेड एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये फिक्स जोड़ी रहता है डीएनए के अंदर। अब हम आरएनए के बारे में देखते हैं। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, यानी डीएनए के जैसा डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। इट कंटेन्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है। ईच राइबोन्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजनस बेस। हर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड किस किस से बने हुए? राइबोस शुगर में, राइबोस शुगर है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजनस बेस है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर था, यहाँ पर राइबोस शुगर है। फर्क यह है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है और राइबोस शुगर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, यहाँ पर भी 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस है आरएनए में। दे आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल को रेड कलर में इसीलिए दिया क्योंकि यूरासिल आरएनए में सिर्फ प्रेजेंट है और यहाँ आरएनए में थाइमिन नहीं है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, तो आरएनए में थाइमिन के जगह यूरासिल है। आरएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन साइटोप्लाज्म। आरएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर का, न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस, वो फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस छोड़कर बाकी बाहर का जो हिस्सा है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी आरएनए के अंदर का बेस पेयर भी देखते हैं हम। सिंस देयर इज नो थाइमिन इन आरएनए, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर एमआरएनए विल बी एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। देखो आरएनए में थाइमिन नहीं है, तो थाइमिन की जगह कौन काम कर रहा है? यूरासिल काम कर रहा है। तो जब डीएनए में से एमआरएनए बनता है उस टाइम में डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेस होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस का मतलब क्या होता है? डीएनए को कंप्लीट करने वाला, यानी डीएनए में एक एडेनिन, डीएनए से एक एडेनिन निकाला तो उसके साथ उसका जोड़ी कौन होता है? थाइमिन। पर वो थाइमिन किस में नहीं है? आरएनए में नहीं है। तो वो एडेनिन के साथ आरएनए का क्या बन जाएगा? उसके बदले में यूरासिल बन जाएगा। ओके। और अगर एक डीएनए में से एक ग्वानिन को सेलेक्ट किया है, ग्वानिन का एक स्ट्रैंड ले रहा है, एक बेस ले रहा है, तो वो आरएनए में उसके लिए कौन बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ग्वानिन के साथ साइटोसिन बनेगा। ओके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक के साथ जुड़ने वाला। तो इसके अंदर का बेस पेयर होगा एडेनिन टू यूरासिल और ग्वानिन टू साइटोसिन, ए टू यू एंड जी टू सी। चलो अब हमें ट्रांसक्रिप्शन का ये डिफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इतना सिंपल है कि एमआरएनए बनता है डीएनए में से। डीएनए का अंदर, डीएनए के अंदर किस तरह न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, लाइन है, ऑर्डर है, वही सीक्वेंस के हिसाब से उसका एक कॉपी बोल सकते हैं, उसमें से एक कॉपी, इंफॉर्मेशन का एक कॉपी लेकर आरएनए बनता है। कौन से आरएनए? एमआरएनए। ये प्रोसीजर को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के अंदर से एमआरएनए बनने का प्रोसीजर को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम मदद करता है। वो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर ये जो इमेज में एक ग्रीन कलर का एक कुछ तो एक क्लाउड जैसा डीएनए को कवर किया हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर किसको दिखा रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए है, यहाँ पर देखो डीएनए इस तरह बनकर आया है। ये डीएनए के जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें से जिस एरिया में ट्रांसक्रिप्शन होना है वो एरिया को ऐसा ओपन कर लेते हैं। देखो ट्विस्टिंग निकल गया, उधर का उतना जगह का ट्विस्टिंग निकल गया, ऐसा ओपन हो गया है, दिख रहा है। वो किसकी मदद से होता है? पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ओपन होकर ये दोनों स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड के मदद से एमआरएनए बनता है। एक तो ऊपर का स्ट्रैंड से, नहीं तो नीचे के कोई स्ट्रैंड से।
अभी यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ है इसके अंदर कौन सा स्ट्रैंड यूज किया हुआ है, नीचे का स्ट्रैंड यूज किया हुआ है। वो कैसा पता चलेगा, देखो नीचे का स्ट्रैंड को आप देखोगे तो ये जो एमआरएनए यहाँ से बन के बाहर निकल रहा है वो एमआरएनए नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ कनेक्शन है। देखो तो इससे पता चलता है कि नीचे का स्ट्रैंड यूज किया है यहाँ पर, इसलिए उस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो स्ट्रैंड यूज नहीं हुआ है उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो स्ट्रैंड है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए में क्या है, यहाँ एडेनिन। एडेनिन के साथ आरएनए का क्या जुड़ना चाहिए, थाइमिन नहीं है तो यूरासिल। तो एडेनिन के साथ देखो ऊपर जस्ट ये रेड लाइन से जो आरएनए है उससे क्या जुड़े हुए, यूरासिल। उसके बाद का नाइट्रोजनस बेस डीएनए का देखो दैट इज थाइमिन, और ऊपर थाइमिन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, एडेनिन। डीएनए में थाइमिन है, डीएनए के स्ट्रैंड में आपको थाइमिन पाया देखने को मिलेगा, लेकिन आरएनए के स्ट्रैंड में थाइमिन आपको देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रैंड में देखो क्या है, वो सी साइटोसिन, उसके साथ उसके बदले में आरएनए में क्या बन गया, ग्वानिन। यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया है आपको समझने के लिए। देखो ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा, एडेनिन यूरासिल के साथ जुड़ा क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं है। ये ग्वानिन के बदले में मतलब जुड़ नहीं रहा है, ग्वानिन के बदले में क्या बनेगा, एमआरएनए में साइटोसिन, एडेनिन के लिए यूरासिल बन गया। समझ रहे हो, इस तरह यहाँ पर क्या बनते जाएंगे, मतलब ये देखो एडेनिन यूरासिल, ऐसा बनते बनते थाइमिन इसके अंदर है डीएनए में, उसके लिए आरएनए में क्या बनेंगे, एडेनिन। तो ऐसा होकर जुड़कर जुड़कर ऐसा एक स्ट्रैंड बन जाता है और ये स्ट्रैंड बाहर निकल जाता है डीएनए में से। ये जो बाहर निकल कर ये जो जाता है ये स्ट्रैंड होता है एमआरएनए। इतना जो हुआ इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले हम तीनों आरएनए के तीनों टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, वन इज एमआरएनए, द सेकंड वन इज आरआरएनए एंड द थर्ड वन इज टीआरएनए। चलो एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए का काम क्या है, वो मैसेज पहुंचाने का काम है उसका। डीएनए में से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज है, कोडेड मैसेज है, वो लेकर न्यूक्लियस में से बाहर निकलता है, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनल होता है उसका नाम है राइबोसोम। ये मैसेज लेकर आके किसको दे देते हैं, राइबोसोम को दे देते हैं। एमआरएनए का काम इतना ही है। अभी आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का एक हिस्सा है। इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी हेल्प करता है किसके लिए, प्रोटीन के बनने के लिए। अभी नेक्स्ट है टीआरएनए। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में रहता है। एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए, द टीआरएनए कैरीज द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अप टू द राइबोसोम। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, प्रॉपर अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड के रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं। किधर तक ट्रांसफर करते हैं, राइबोसोम तक ट्रांसफर करते हैं। तो जिस तरह एमआरएनए ने जो मैसेज, जो कोडेड मैसेज डीएनए का लेकर आया, उस कोडेड मैसेज को रीड करेंगे, यानी वो कोडेड मैसेज का जो ट्रिपलेट कोडोन है उसको रीड करने के बाद ट्रांसफर आरएनए को पता चलेगा कि कौन से अमाइनो एसिड को लेकर आके राइबोसोम को देना है। तो ये ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को अपने अंदर अटैच करके लेकर आके किसको दे देंगे, राइबोसोम का। तो ये ट्रांसफरिंग का काम होता है ट्रांसफर आरएनए का। अभी ये इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एमआरएनए बन गया हुआ, देखो ये हमारा एमआरएनए। एमआरएनए में अलग अलग कोडोन आपको नजर आ रहा है, बराबर। तो इसमें का 3 कोडोन, 3 का जोड़ी में आता है, बोला हमने ऑलरेडी स्टडी किए, दैट इज ट्रिपलेट कोडोन। तो ये कोडोन देखो, ये एमआरएनए न्यूक्लियस से ऊपर, न्यूक्लियस में से बाहर निकला, बाहर निकल कर एमआरएनए आया साइटोप्लाज्म में। ये देखो ये एमआरएनए है, और एमआरएनए में 3 के जोड़ी में, मतलब 3 के ग्रुप में कोडोन्स होते हैं, 1 2 3। ये एक कोडोन है, दूसरा ये 1 2 3 ये दूसरा कोडोन है, ये नेक्स्ट कोडोन हो गया ये वाला, उसके बाद ये वाला। ओके, इस तरह 3 के कोडोन्स बने हुए, ट्रिपलेट कोडोन्स बन गए हुए हैं।
अभी ये ट्रिपलेट कोडॉन बनने के बाद यहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर है राइबोसोम, ये जो मार्किंग किया मैंने वो राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम में कौन आता है, टीआरएनए, ये है टीआरएनए। टीआरएनए के साथ क्या क्या है देखो, ऊपर टीआरएनए ने किसको लेकर आया है, अमाइनो एसिड को लेकर आया। कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पर सूटेबल होगा, ये कोडोन में सूटेबल होगा, उस अमाइनो एसिड को लेकर आया। साथ में ये देखो नीचे 1 2 और ये 3, ये एंटी कोडोन है। क्या है, एंटी कोडोन। वो एंटी कोडोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो कोडोन है उस कोडोन के ऑपोजिट वाले कौन होते हैं। अगर यहाँ पर थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरह एंटी कोडोन को लेकर आया ताकि इसके साथ जोड़ी बन जाए। तो टीआरएनए क्या क्या लेकर आता है, एक अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है, साथ में एंटी कोडोन भी लेकर आ रहा है। और यहाँ पर आया, किधर तक पहुंचा दे दिया, राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर ये टीआरएनए आकर वो एंटी कोडोन किस में लगा देंगे, ये कोडोन में लगा देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और वहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा, ये अमीनो एसिड प्रॉपर, ये आके लगा तो ये प्रॉपर जोड़ी ही लगेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे लिविंग थिंग के अंदर नेचुरली बनने वाले चीज़ है। तो यहाँ पर हमारे हाथ से हम नहीं लगा रहे कि कोई कोडोन का एंटी कोडोन लगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर एंटी कोडोन इसमें फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड इसमें से रिलीज हो जाएंगे। वो अमीनो एसिड ऐसा रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। या ये अमीनो एसिड का जो चेन बनता है, ये अमीनो एसिड निकला, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो नेक्स्ट टीआरएनए, वो टीआरएनए और अमीनो एसिड को लेकर आएंगे। वैसा ये कंटिन्यू एक के बाद एक करके आगे मूव हो जाएंगे, वह हम आगे उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इस तरह क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड का चेन बनता है। बहुत सारा अमीनो एसिड का चेन मिलकर बन जाता है प्रोटीन। ओके, तो अभी हमने जो प्रोसीजर देखे उसको कहते हैं एक्चुअली ट्रांसलेशन। एज पर द कोडोन ऑन एमआरएनए, एमआरएनए के अंदर का जो कोडोन है उसके हिसाब से द टीआरएनए मॉलिक्यूल विद कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन लेकर टीआरएनए आते हैं, इज ब्रॉट नियर द एमआरएनए। उसको किधर लेकर आएंगे, एमआरएनए के पास ले आएंगे। ये जो लेके आने का जो प्रोसीजर होता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए के पास टीआरएनए उसके हिसाब से जो एंटीकोडोन है वो लेकर आ गया, that procedure is called translation. Every tRNA brings amino acid, हर एक tRNA इस तरह अमीनो एसिड लेकर आएंगे। These amino acids are joined together, ये अमीनो एसिड कुछ पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ rRNA। ये जुड़ने के लिए किसकी मदद की ज़रूरत है, rRNA, राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोम के पूरे हेल्प चाहिए इसको जुड़ने के लिए। विदाउट दैट this joining together is not possible. अभी और एक टर्म हमारा बाकी है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो ये जो अभी प्रोसीजर हो रहा था जो मैंने आपको दिखाया, एमआरएनए आया है साइटोप्लाज्म में और टीआरएनए किसको लेकर आया, अमीनो एसिड को लेकर आया, साथ में ट्रिपल कोडोन का एंटी कोडोन ले आया हुआ है। तो ये पूरे प्रोसीजर में इससे अमीनो एसिड का चेन बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसीजर में क्या हो जाता है देखो, राइबोसोम एक ट्रिपलेट कोडोन में से दूसरे ट्रिपलेट कोडोन में मूव होते जाएंगे, एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड के तरफ मूव होते जाएंगे। यानी एक एंड में समझो एंटीकोडोन जुड़ गया कोडोन के साथ, अमीनो एसिड रिलीज हुआ, तो उसको छोड़ के फिर उसके बाजू वाले कोडोन के पास राइबोसोम मूव होता है, और फिर उधर भी टीआरएनए आकर एंटीकोडोन दिया, अमीनो एसिड रिलीज हुआ, और उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडोन के पास जाएंगे। तो इस तरह ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू द अदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडोन। एक बार एक ट्रिपलेट कोडोन पार करेंगे, कौन पार करते हैं, राइबोसोम। ये चलते ही रहता है। एक्चुअली राइबोसोम को एक स्टार्टिंग का मैसेज मिल जाता है, यानी जो मैसेज लेकर आई एमआरएनए उसमें स्टार्ट कोडोन भी होता है, एंड कोडोन भी होता है। तो एक स्पेसिफिक कोडोन वो राइबोसोम देखेंगे तो पता चलेगा उसे कि नाउ द प्रोसीजर शुड बी स्टार्टेड,
अब ये प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करना है, तो वहाँ से ये सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद राइबोसोम को एक एंड मैसेज मिल जाएगा एमआरएनए में से, वो भी एक स्पेसिफिक मैसेज होता है, वो मिलने पर राइबोसोम क्या करता है, स्टॉप कर लेता है ये प्रोसीजर। तो उतने में पूरे जो रिक्वायरमेंट था जिस प्रोटीन का, वो प्रोटीन बन जाता है। तो ये पूरे प्रोसीजर में राइबोसोम क्या करते रहता है, कीप्स ऑन मूविंग, मूव होते रहता है फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड। एट ए टाइम कितना डिस्टेंस मूव करते हैं, एक ट्रिपलेट कोडन, फिर उसके बाद अगले ट्रिपलेट कोडन। ये जो मूविंग का राइबोसोम का ये जो मूविंग को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इधर भी मीनिंग वो वर्ड से मालूम पड़ जाता है, ट्रांसलोकेशन यानी अपना लोकेशन बदलते बदलते रहता है। कौन बदलता है, राइबोसोम्स। इस फिगर में आपको ये देखने मिलेगा, अभी यहाँ पर देखो ये इतना एरिया में, इतना एरिया को कवर किया हुआ है राइबोसोम, बराबर। अभी यहाँ का टीआरएनए आकर एंटीकोडॉन लगाकर कोडॉन से जुड़ गया है और अमीनो एसिड इधर का निकल गया, तो ये राइबोसोम इस जगह में से किधर तक आ जाएगा, नेक्स्ट कोडॉन तक, नेक्स्ट एक 3 कोडॉन इधर तक, तो यहाँ पे बाजू में शिफ्ट हो जाएंगे। उधर से भी बन के हो जाएगा, तो राइबोसोम फिर और एक नेक्स्ट कोडॉन है वहाँ तक, नेक्स्ट कोडॉन मतलब सिंगल कोडॉन की बात नहीं कर रहे, ट्रिपलेट कोडॉन, वहाँ तक शिफ्ट होते जाएंगे। इसी तरह राइबोसोम एक जगह से शिफ्ट होकर नेक्स्ट कोडॉन के पास शिफ्ट होकर इस तरह जहाँ तक ये एमआरएनए का चेन है वहाँ तक कंटिन्यू जाएंगे। ये एक जगह से राइबोसोम का शिफ्टिंग या मूविंग को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आपके टेक्स्ट बुक में इमेज दिया हुआ है, ऊपर का इमेज ट्रांसक्रिप्शन का है एक्चुअली, और नीचे का जो इमेज है ट्रांसलेशन भी है, उसमें ट्रांसलोकेशन भी है। ट्रांसलोकेशन एक्चुअली इमेज के साथ नहीं दिखा सकते क्योंकि उसका मूविंग को दिखाना पड़ेगा, और वीडियो ओनली कैन मेक यू अंडरस्टैंड, या वीडियो ओनली कैन शो यू दैट व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, क्योंकि मूविंग है वो। ओके, now many such polypeptide chains come together to form different complex proteins। ऐसा बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड का चेन मिलकर, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड का चेन्स एक साथ मिलकर क्या बन जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोटीन बन जाता है। और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के सभी काम के लिए, बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन के लिए ज़रूरत है। तो दीज प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। अब तक हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन या फिर सेंट्रल डॉग्मा ये सब स्टडी कर चुके हैं। नाउ म्यूटेशन क्या होता है, कभी कभी हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन है या डीएनए का हिस्सा है जिसके अंदर जो कोडिंग होता है, वो कोडिंग में कोई सडन चेंजेस हो जाता है। कोई कोई चेंज बहुत ही हल्का सा होता है, बहुत ही माइनर होता है, तो कोई चेंज इतने ज़्यादा हो जाता है कि जो न्यू जनरेशन जो बच्चे बनेंगे, अगर समझो पेरेंट्स के बॉडी में से नया जो जाइगोट, जो नया सेल बन गया नया एक जनरेशन के लिए, न्यू बेबी के लिए, वो ट्रांसफ़र के टाइम पे अगर डीएनए के कोडिंग में या जीन के जो कोडिंग में जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हो गया, और उस चेंजेस के वजह से, छोटे मोटे चेंजेस तो ओके हैं क्योंकि वो चेंजेस बहुत ही एक्चुअली ज़रूरत भी है, उससे वजह से ही हम पेरेंट्स से थोड़ा बहुत तो अलग दिखते हैं, लेकिन जब हद से ज़्यादा कुछ मेजर अगर चेंजेस होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जो जन्म लेने के टाइम से ही कुछ बीमारियां होती है जो कभी ठीक नहीं होता, तो वैसा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर लेकर बच्चा जन्म लेते हैं। तो म्यूटेशन इज द सडन चेंजेस ऑकर इन जेनेटिक मटेरियल या फिर जीन के अंदर जो सडन चेंजेस होते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के म्यूटेशंस होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर मीन्स ज़्यादा एकदम मामूली है, ज़्यादा सीरियस नहीं। म्यूटेशंस में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही खराब डिसीज है, डिसऑर्डर है जो जेनेटिक है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये सिकल सेल एनीमिया जैसा और भी डिसीजेस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर आपको ब्लड के अंदर का रेड ब्लड सेल्स को दिखाया है जो ऑक्सीजन को पार यहाँ एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में पहुँचाने के लिए मदद करते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, आरबीसी। नॉर्मल एक आरबीसी का यानी हमारे बॉडी के जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसका नॉर्मल शेप ये है,
यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल रेड ब्लड सेल, देखो इस तरह नॉर्मल ब्लड सेल होता है। जो इंसान को अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसका रेड ब्लड सेल का शेप इस तरह बन जाता है, और ये डैमेज्ड आरबीसी है। डैमेज्ड आरबीसी यानी इसको सिकल सेल कहते हैं। इस तरह ये सिकल के शेप में, यानी कि कोयता होता है ना उसके शेप में है, या फिर एक क्रेसेंट मून के शेप में बोल सकते हैं। ये आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी जो काम करता है वो काम कर नहीं पाते हैं। तो वैसे इंसान की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हमेशा लो रहता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो अच्छे से लाइफ जी नहीं पाते और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाता है। और ये जो म्यूटेशन है, इट्स एन एवर लास्टिंग प्रोसेस विच लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो वैसा ये म्यूटेशन, छोटा छोटा म्यूटेशन, एकदम माइनर म्यूटेशन तो होता ही रहता है एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए। इसीलिए तो हमारे पेरेंट्स से हम थोड़ा डिफरेंस में आते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन आएंगे और थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का चेंज, एनवायरमेंटल का चेंज, एनवायरमेंट के साथ लड़कर रहने के लिए जो कैपेसिटी आना चाहिए, इसके लिए ये म्यूटेशन को थोड़ा बहुत तो म्यूटेशन ज़रूरी है। तो ये म्यूटेशन की वजह से स्लोली स्लोली इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन यानी चेंज, लॉन्ग मतलब लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस, बहुत बड़ा ड्यूरेशन में लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस होता है, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो म्यूटेशन है एक्चुअली डार्विन के थियोरी को, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को प्रूफ भी देता है। अब ये डार्विन का नेचुरल थियोरी ऑफ सिलेक्शन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर म्यूटेशन का एक इमेज भी दिया है। देखो पहला जो दिया हुआ है ये मेन सीक्वेंस है, ये जो दिया हुआ मेन सीक्वेंस है, इसके अंदर ए दिख रहे हो, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन वगैरह सब कुछ, थायमिन, ग्वानिन, इस तरह दिया हुआ है। और कभी म्यूटेशन में क्या हो जाता है, उसमें से एक ट्रिपलेट कोडॉन रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है, और उसके बदले में दूसरा कुछ, मतलब ये देखो ग्वानिन था, एडेनिन था, थायमिन था, वो जोड़ी वहाँ से हट जाकर दूसरा कोई ट्रिपलेट कोडॉन वहाँ पे बन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरे सीक्वेंस में जो ओरिजिनल सीक्वेंस था उसमें कुछ चेंजेस आ गया, तो ये हो गया म्यूटेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें इतना तक ही देखना है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।